कहानी कुर्सी की में लगातार चर्चा कर रहे हैं ताजा आए चुनावी परिणामों पर, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसे इन चुनावों में सबसे बुरी हार मिली है, वो ये तय कर रही है कि आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। और ये भी आत्ममंथन किया जा रहा है कि कैसे पार्टी जीता जिताया चुनाव एक तरफ हरियाणा में हार जाती है तो महाराष्ट्र में भी सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है। इस पर मंथन कल किया गया और फुल फॉर्म में नजर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कठोर नसीहत भी दी गई। सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह संदेश दिया गया कि हमें निराश नहीं होना है, लेकिन कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही अंतर कलह को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल तीखा रुख अपनाया और कहा कि यह सब बंद करना होगा, एकजुट होकर हमें लड़ना होगा, तभी कोई चुनाव हम जीत सकते हैं। राज्यों में सरकार बनाना कांग्रेस के लिए जरूरी है, तभी अपने एजेंडे को हम राज्यों में लागू कर सकते हैं या देश भर में अपने नैरेटिव को हम प्रचारित कर सकते हैं। हालांकि सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए गए, चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ी बात कही गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वो ये थी कि महाराष्ट्र चुनाव में हम लोकल इश्यूज को पकड़ने में पीछे रह गए। यानी किसानों का मुद्दा हमने नहीं उठाया, हमने सोयाबीन कपास का मुद्दा नहीं उठाया, संविधान की बात करते रहे, जातिगत जनगणना की बात करते रहे और इसका नुकसान हमें ग्राउंड पर हुआ। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल इस बैठक में साफ कहा। यह भी कहा कि अब आगे जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे। कांग्रेस के कई नेताओं की कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लास लगाई है, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन बड़ी बात इस बैठक से यही निकलकर सामने आई कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ये मानती है कि उसे लोकल इश्यूज को पकड़ना चाहिए था, राज्य के इश्यूज को पकड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जो एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ लगा और कांग्रेस को उससे सफलता मिली, उसी नैरेटिव के बलबूते पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, जिसे जनता ने पूरी तरीके से विफल साबित कर दिया और लोकल इश्यूज पर मुहर लगाई। जो नेशनल इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। संविधान बचाने वाला या संविधान खतरे में है या जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा है उस पर जनता ने मुहर नहीं लगाई है। अब इसके बाद क्या बदलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये वाला मुद्दा सबसे ज्यादा राहुल गांधी उठाते हैं, अभी भी वो कहीं पर भी बोलते हैं तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, संविधान की किताब दिखाते हैं। क्या इस रणनीति में कोई बदलाव होगा? क्या ये सब कुछ बदला जाएगा? ऊपर से नीचे तक बदलाव की बात है, तो क्या बदलाव कांग्रेस अपने अंदर करने जा रही है? इस पर चर्चा करूंगी। उससे पहले आपको सुनवा देती हूं केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक के बाद क्या कहा। Electoral malpractices had happened during these elections. We are already sent a technical team to Haryana and technical team we are going to send to Maharashtra also. We will have a detailed analysis on booth level. So we will do a thorough analysis. There will be two level of analysis will be there. One political, on another is technical. We will come with the final call. And in meanwhile, we already told in the resolution, we will have a national movement. ईवीएम वाली बात कही जा रही है, चुनाव आयोग वाली बात कही जा रही है। चुनाव आयोग को बाकायदा मेमोरेंडम भेज दिया गया है, 3 दिसंबर को बुलाया गया है, कांग्रेस को अपने तथ्य रखने होंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात विनोद जी कही गई इस बैठक में, वो नेशनल नैरेटिव की थी, वो नेशनल मुद्दों की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कह रहे हैं कि आप नेशनल मुद्दे उठाते रहे, लोकल इश्यूज को पकड़ना भूल गए, किसानों के इश्यूज को पकड़ना भूल गए, ये भी तो बताना होगा ना कि ये मुद्दे तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही बता रहे थे। हर चुनावी रैली में संविधान की लाल किताब भी दिखा रहे थे और जातिगत जनगणना के आंकड़े भी गिना रहे थे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। खड़गे जी को भी देर से समझ में आया हरियाणा और महाराष्ट्र हारने के बाद, वरना कर्नाटक आप जीते तो लोकल मुद्दों से जीते थे, हिमाचल जीते थे तो लोकल मुद्दों से जीते थे। तो ये पहले 2 उदाहरण सामने हैं। तेलंगाना जीते लोकल मुद्दों से जीते थे। ये 3 राज्य अगर कांग्रेस जीती थी तो स्थानीय मुद्दों पर फोकस करके जीती थी और उसका फायदा मिला था। लोकसभा चुनाव में आपने जो मुद्दे उठाए, ठीक है, 400 सीटें नहीं आई बीजेपी की, 240 आई, तो एक तरह से आपके मुद्दों को जनता ने स्वीकार कर लिया कि सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन ऐसी सरकार बनी जिसपे सहयोगी दलों का अंकुश, और विपक्ष को ताकतवर कर दिया। यानी अगर संविधान बदलने की कोई मंशा कथित रूप से रही भी होगी, जो कि मतलब ऑफिशियली तो कभी बीजेपी ने कहा नहीं, उन्हीं के कुछ नेताओं ने कहा था और उसका खंडन प्रधानमंत्री ने खुद किया था अपने भाषणों में, लेकिन
1% मान लीजिए कोई कथित रूप से कहीं कोई रहा भी हो, तो जब जनता ने उसको खारिज कर दिया तो बात खत्म हो गई। यानी जनता ने आपकी बात को गंभीरता से लिया। अब हर चीज में उसको, अब तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत थी, चाहे हरियाणा होता चाहे महाराष्ट्र होता, आगे आप बढ़ते और स्थानीय मुद्दों को भी आप सही ढंग से इसलिए एड्रेस नहीं कर। मैं हरियाणा की बात करूं, आपने पहलवानों का मुद्दा उठाया। पहलवानों का मुद्दा अगर वो महिलाओं का मुद्दा आप बनाते तो ज्यादा लाभ होता। अब पहलवानों के मुद्दे से वो हो गया जाटों का मुद्दा। जवानों का मुद्दा आपने उठाया अग्निवीर का, हालांकि कोई एक बिरादरी ही के लोग फौज में नहीं जाते, लेकिन आमतौर पर हरियाणा का जो कंपोजिशन है वो भी जाटों का मुद्दा बन गया। किसानों का मुद्दा भी जाटों का मुद्दा बन गया। उसको आप स्थानीय मुद्दा नहीं बन, ये दिक्कतें तो रही हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी, अब आप वो केसी वेणुगोपाल साहब को सुन रहा था कि थॉरो डिस्कशन, थॉरो जो है, भैया कितने चुनाव आप हार चुके। मध्य प्रदेश के बाद थॉरो डिस्कशन हो लिया, छत्तीसगढ़ के बाद हो लिया, राजस्थान के बाद हो लिया, हरियाणा के बाद भी थॉरो डिस्कशन चल रहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी। अभी फैक्ट हरियाणा का चुनाव कब हो गया था मतलब बताइए, हरियाणा को चुनाव है मतलब मुझे लगता कब हुआ, अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे, और हम आज दिसंबर में बात कर रहे हैं, मतलब नवंबर के आखिर में। अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और आपने उस कमेटी में किनको बनाया? उन मुख्यमंत्रियों को रखा, पूर्व मुख्यमंत्रियों जो अपना राज्य खुद हार चुके हैं, अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब। अरे ऐसी कमेटी में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो निष्पक्ष निरपेक्ष तरीके से जांच करें। उसमें आप मान लीजिए जनार्दन द्विवेदी को रखते, उसमें आप तारिक अनवर को रखते, या इस तरह के उन नेताओं को रखते जो मतलब इन सब चीज़ों से, हरकेश बहादुर जैसे नेता जो बैठे हुए हैं, इनको आप रख रहे हैं, उन्हीं को। अब वहाँ आपस में ठीक है, वो उनको मदद करेंगे, उनको बचाएंगे, क्या फैक्ट होगा, क्या फाइंडिंग होगी। तो जब तक इन चीज़ों की तरफ इशारा नहीं होगा, जिम्मेदारी, खुद वो कहा है खड़गे जी ने कि हमने जिम्मेदारी भी हमारे तय नहीं हुई, इसलिए भी हमारे, तो जिम्मेदारी आज तक जो नेता मुख्यमंत्री रहता है 5 साल, हरवा देता है स्टेट, तो केंद्रीय राजनीति में आके जनरल सेक्रेटरी बन के आईसीसी में बैठता है, और वहां भगवान भरोसे पार्टी छोड़ दी जाती है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान तो नहीं आए जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने, 18 महीने कमलनाथ सरकार रही, शिवराज सिंह चौहान वहीं बैठ कर उन्होंने राजनीति की। वसुंधरा राजे चाहे जैसा भी हो राजस्थान की पॉलिटिक्स करती रही। तो सवाल ये है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहले कांग्रेस अपना घर ठीक करे, अपने वो बीजेपी से सीखे कि किस तरह बीजेपी जब एक चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र जीते, दिल्ली की तैयारी उसके पहले से चल रही है, बिहार की तैयारी उसके पहले से चल रही है। यहाँ पर हारते हैं चुनाव, गुजरात हारे 2017 में, बहुत बेहतर तरीके से लड़के चुनाव हारे। सीटों से आप 100 सीट पहुंच सकते थे अगर मेहनत करते, तो आप 90 सीट 17 सीट पे आ गए। इसलिए शायद कह रहे हैं ऐसा कौन सा राज्य है जहां की फाइल तब खुलती है कांग्रेस पार्टी में जब 6 महीने बचते चुनाव अब तो कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक हमें बदलाव करने होंगे, पर इसी तरीके के नतीजे इसके लिए कुछ चुनाव थोड़ी रोक रहा है। अब अगर पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो जा करके मध्य प्रदेश में, तो ये या वो दिग्विजय कह रहे हैं कमलनाथ जी से बात, तो कोई ईवीएम नहीं करवाया क्या? अंतरकलह वाली बात पर भी बोले हैं कि अंतरकलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ये कब तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी? क्या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? इस पर कोई चर्चा या कोई एक्शन वाकई में देखने को मिलेगा अब इन नतीजों के बाद हमें? समीर जी, खड़गे साहब अंतरकलह की बात करते हैं, लेकिन खड़गे साहब ने वंशवाद की बात नहीं की कि परिवार के लोगों को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले 2022 में उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, वर्किंग कमेटी का। उसमें बड़ी विचार हुआ। G20 के जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने लोगों ने कांग्रेस के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म करने की मांग की थी। और कांग्रेस के बड़े नेता थे, गुलाम नबी आजाद थे, कपिल सिब्बल थे, जो कांग्रेस में लंबे समय रहे। क्या हुआ उससे? मनीष तिवारी तो इस बैठक में बैठे थे। जिस G23 ने जो डिमांड की थी कांग्रेस, सोनिया गांधी से, कि कांग्रेस में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष दो, कैसे संगठन को मजबूत होना चाहिए, क्या कांग्रेस ने जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पारित किए थे, जिसपे विचार हुआ था, क्या कांग्रेस उसमें से एक भी बात पर आगे बढ़ी? राहुल गांधी ने कहा था चिंतन शिविर के अंदर कि परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट बढ़ाने में ध्यान देते हैं। अशोक गहलोत ने तो अपने बेटे को लोकसभा लड़वाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने बेटे की राजनीति में रहे। तो जिस तरीके से हुड्डा परिवार अपनी राजनीति के लिए लगा रहा, अब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए तो खड़गे साहब ने अपने बेटे को भी केंद्रीय मंत्री बनवा दिया और फिर अपने दामाद को भी लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। वो बात अलग है कि वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के अंदर जितनी चिंतन होती है, क्या कभी इंप्लीमेंट किया? हरियाणा चुनाव आप हार गए हो, अभी तक आप विपक्ष का नेता नहीं बना पाए कि हरियाणा में कौन होना चाहिए, विधानसभा का सत्र हो गया। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हार हो गई, अभी तक नाना पटोले का इस्तीफा नहीं ले पाए। आप हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा नहीं ले पाए। आप जो प्रभारी, जिनको चुनाव प्रभारी बनाया था, वहां नए नेता तैयार नहीं कर पा रहे। पूरी कांग्रेस 5 से 10 नेताओं के हाथ में। चुनाव होंगे तो अशोक गहलोत जाएंगे, चुनाव प्रभारी होंगे तो अशोक गहलोत जाएंगे,
कोई कमेटी बनेगी तो अशोक गहलोत वहां पर रहेंगे, राजस्थान में कुछ होगा तो अशोक गहलोत देखेंगे। तो अशोक गहलोत, माकन साहब, कोई 2-4 नेताओं से कांग्रेस निकलते नहीं। और केसी वेणुगोपाल इतने लंबे समय संगठन महामंत्री है, क्या केसी वेणुगोपाल ने क्या संगठन संभाला? उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, क्या कोई नया संगठन का नेता आ रहा है वहां पर? किसी प्रदेश में कोई नए युवा नेता? बैठक में चर्चा हुई कि बोझ ज्यादा है केसी वेणुगोपाल पर, बोझ कम करना पड़ेगा, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनको पूरा बोझ मुक्त करना चाहिए केसी वेणुगोपाल को। अरे मुझे सब लोग पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए, कौन जाए फिर ये भी तो बताइए ना भाई। प्रियंका जी लोकसभा चुनाव में प्रभारी महासचिव थी आधे राज्य की, अपने भाई की ही सीट हरवा दी और देखिए उनको राष्ट्रीय राजनीति में ले आया गया। और उस पे कार के बोनट पे खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्या कहा था मैं यही प्रियंका को छोड़ के जा रहा हूं। वो शीला कौल वाले घर की वो चुना उना होने लगा था, रंगाई पुताई सफेदी हो गई थी, क्या हुआ? प्रियंका जी कभी गई ही नहीं। तो अब किसको हटाएंगे? आप लोग तो मतलब पीछे पड़ गए हैं। अरे भाई जो है वही ना करेगा। ठीक है, विनोद जी ने कुछ सुझाव दिया, लेकिन जो लोग उपलब्ध हैं, अब ऐसे तो कहा जाएगा कि अशोक गहलोत तो भूपेश बघेल को वहां का इंचार्ज क्यों बना दिया महाराष्ट्र का? ये लोग तो गौतम अडानी के आदमी है भाई। जब इनकी सरकार थी तो अडानी जी को कितना प्रेम से बुलाया था, वहां दीप प्रज्वलन कराया, मुख्य अतिथि बनाया, सब कुछ दिया। मुझे लगता है कांग्रेस का ये सब संकट नहीं है कि ये नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं। कांग्रेस का जो मूल है, जहां कहते हैं ना कि वो जान जहां बसती है, धुरी जहां पर है, गांधी परिवार वो क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में कितनी कंसिस्टेंसी है, क्या स्थिरता और निरंतरता है, क्या एक चुनाव में उठाए गए मुद्दे दूसरे चुनाव तक याद रहते हैं, क्या खुद को याद रहता है क्या कि इस वक्त महत्वपूर्ण क्या है, उस पर काम कर, ये मूल बात है। लेकिन याद रहा ना हर्षवर्धन जी, इस बार तो याद रहा, संविधान की बात भूले नहीं, जातिगत जनगणना की बात भूले नहीं, और जो कर रहे हैं इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं ये बात जानना चाह रही हूं आपसे कि वो समझा पाएंगे राहुल गांधी जी को कि मत बोलिए ये सब। आपने कहा याद रहा, हरियाणा के चुनाव में आप मुझे निकाल कर दिखाइए कितना याद रहा। महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी का निकाल के दिखाइए कितना याद रहा। वो जब ऐसे स्पीच होगी तो बोलेंगे ही ना भाई उनको। अब जैसे सब जानते हैं कि संविधान की ही शपथ सांसद लेता है, लेकिन चूंकि राहुल जी ने वो प्रतीकात्मक कर दिया तो प्रियंका जी को बेचारे लेके जाना पड़ा संविधान। अरे भाई संविधान की ही शपथ ली जाती, देश जानता है। सांसद होने का मतलब है संसद मतलब संविधान के आधार पर बनी संसद, उसी के प्रति निष्ठा की वो सब चीज की शपथ लेते हैं। लेकिन अब लाल वाली किताब दिखानी है, कोट पॉकेट बुक भी खूब रही है, बढ़िया है, पता नहीं जिसको काम मिला हो अच्छा पैसा बन रहा होगा। नहीं, लेकिन देखिए ये तो कुछ ये प्रतीकात्मक होती है कि जैसे संविधान की शपथ तो लेते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी जब आए थे पहली बार तो संविधान रख करके उन्होंने मत्था टेका, तो ये प्रतीकात्मक चीजें होती हैं। इसमें कोई अपनी अपनी हर पार्टी प्रतीकात्मक करती है, लेकिन मूल बात यह है कि आपको अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, नंबर 1। और चुनाव को लड़ना कैसे लड़ा जाता है भाई। आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि साहब वो तो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप भी करिए ना। जो येन केन प्रकारेण या रणनीति, जो चाणक्य नीति या मैकियावेली नीति, जो भी कहिए, वो आपके पास कभी है क्या? आप क्यों नहीं लोगों को आगे ला रहे हैं? ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं। आज की तारीख में एड्रेस करने वाला आदमी कौन है जो कार्यकर्ताओं के पास? खड़गे साहब कह रहे रणनीति अब हमें बदलनी होगी, और माहौल पक्ष में अगर हमें पता भी चल रहा है तो ये जीत की गारंटी नहीं है। यानी आंख नाक कान खोलने की बात वो कर रहे हैं। अब कितनी नसीहत राहुल गांधी जी मानेंगे, ये देखने वाली बात है। अब देखिए प्रियंका गांधी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। कांग्रेस में अंदर बदलाव होंगे, प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी? प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राज्य में, चुनावी जो सियासत है उसमें डेब्यू कर चुकी हैं, सांसद पहुंच चुकी हैं, संविधान की शपथ ले चुकी हैं। वायनाड से वो सांसद चुनकर पहुंची हैं, और वायनाड जब अपने संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी पहुंची अपने भाई के साथ तो उन्होंने वादे किए, उन्होंने कहा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगी। प्रियंका गांधी जितने कॉन्फिडेंस में अभी नजर आ रही हैं, आने वाली राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी या कांग्रेस में उनकी क्या पोजीशन होगी, इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपको सुनवा देती हूं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। I'm very happy to be back here and ready to start working and do whatever I can to help the people of Wayanad to have a better future. अब देखिए 52 साल की उम्र में मौका मिला प्रियंका गांधी को कि वो सांसद चुनी जाएं, वायनाड से चुनाव लड़ें, उपचुनाव उन्होंने जीता, वो पहुंच गई हैं अब चुनावी राजनीति में, वो सांसद चुनकर पहुंच गई हैं, शपथ ले चुकी हैं संविधान की। 34 साल की उम्र में राहुल गांधी सांसद चुनकर पहुंच गए थे 2004 में, और अब उनकी बहन भी पहुंच गई हैं। 3 सदस्य एक परिवार के आपको सदन के अंदर नजर आएंगे। इससे क्या बदलेगा? मैं प्रियंका गांधी के बारे में हर्षवर्धन जी जानना चाह रही हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, अभी भी पार्टी के अंदर दो धड़े, कोई प्रियंका गांधी को नेता मानना चाहता है, कोई राहुल गांधी को मानना चाहता है। नंबर 1, 2, 3 की पोजीशन या बैक बेंचर रहेंगी अभी प्रियंका गांधी?
देखिए, मैं प्रियंका जी के बारे में इस राजनीति में यानी संसदीय राजनीति में आने के ऊपर 2 पंक्तियां कहता हूं, 3 शब्दों की, कि प्रियंका के संकट है और प्रियंका से संकट है। प्रियंका के संकट ये है कि उनको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उनसे लगभग 2 वर्ष बड़ा उनका एक भाई है, जिसको उनकी माताजी हर हाल में स्थापित करना चाहती हैं। 20 वर्षों से वो राजनीति में है, संघर्ष कर रहा है और अभी नेता प्रतिपक्ष बन गया है। तो उनके किसी कदम से, उनकी किसी हरकत से ऐसा संदेश न जाए कि प्रियंका आगे निकलना चाहती है। अब कांग्रेसियों का संकट प्रियंका से क्या है? उनको राहुल गांधी की जितनी बार प्रशंसा करनी है उतनी बार प्रियंका की भी प्रशंसा करनी है। भारतीय राजनीति में किसी पार्टी के साथ ऐसा संकट नहीं आया था। मतलब ये धर्म संकट बहुत विचित्र किस्म का है और ये उसी दिन दिखा जिस दिन प्रियंका जी आई। अब इससे आगे की बात, क्या प्रियंका सिर्फ बयानबाजी करके रह जाएंगी, या जिसको लेकर बार बार कहा गया कि भाई आप ठीक है, आप 2 दिन 4 दिन तो सोशल मीडिया पर अच्छा चलेगा, इंदिरा रिटर्न्स उसी तरह दिखती हैं, बाल, नाक, चेहरा, क्या क्या कुछ भी कहिए आप, लेकिन इंदिरा की तरह क्या जो गूंगी गुड़िया से इस देश की एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनी उधर जा पाएंगी? क्या इंदिरा गांधी के साथ वो बैगेज भी आज के समय में नहीं आएगा? जब बीजेपी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है तो वही वाला सिर्फ बात करेंगे कि वो तो तानाशाह थी, उन्होंने तो संविधान बदल दिया था, संविधान की आत्मा मार दी थी। तो मुझे लगता है प्रियंका के सामने चुनौतियां बहुत है और चुनौती से ज्यादा उनको संभल के चलना है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनको आज अवसर दे दिया गया कि भाई ठीक है, 20 साल राहुल गांधी ने प्रयास किया, जिसको भाजपा की भाषा में कहें कि इतने असफल लॉन्च हो गए, अब हम प्रियंका को लॉन्च कर रहे हैं। क्या लीडरशिप उनको दे पाएंगे? उनके भाई ने ही रोड़ा रख दिया है, गाड़ी के आगे काठ रख दिया है। क्या कह दिया? कहा गांधी परिवार कोई अध्यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर आप ही चला रहे हैं, ठीक है, या तो आप सचमुच ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा कर देते। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत ढेर सारे धर्म संकट हैं जो प्रियंका गांधी के सामने। हां, उम्मीद जरूर है, कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भाई ये आएंगी तो थोड़ा इनका जो कहते हैं ना कि एक वाइब्रेंसी है, फ्लुएंट हिंदी बोलती है, बहुत धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं, थोड़ा ज्यादा लगता है कि, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका के लोग ही तो हैं जिनके ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप हैं यूपी कांग्रेस को बर्बाद करने में। तो मतलब दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। अब इससे कैसे प्रियंका निकलेंगी ये देखना होगा।